हाय एवरीवन। आई होप आपके लिए जो पहली वीडियो थी वो बहुत यूजफुल रही होगी। लेट्स स्टार्ट अनदर वीडियो एंड दिस विल बी फोकसिंग ऑन लेटर टू एडिटर। सो लेट्स सी आप इसमें कितने अपने डाउट्स वगैरह क्लियर कर पाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन अगर आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ मैं फॉर्मेट वगैरह क्लियर नहीं कर रही हूँ, जिसको भी वो समझना हो। ऑल्दो हमारे चैनल पे बहुत सारे वीडियोस हैं 12th के राइटिंग स्किल से रिलेटेड और चैप्टर से रिलेटेड, लिटरेचर से रिलेटेड। सो यहाँ सिर्फ आपका मेजरली जो फोकस किया जाएगा वो किया जाएगा आपकी प्रेपरेशन पे। ओके, तो अगर आपको क्वेश्चन आता है ये लेटर टू एडिटर से, यहाँ साथ साथ क्वेरीज होती जाएंगी। फर्स्ट क्वेश्चन, द फॉर्मेट ऑफ अ फॉर्मल लेटर इंक्लूड्स। जल्दी से इसको रीड करो और मुझे बताओ कि इसमें कौन सा आंसर आपका आना चाहिए। सो फॉर्मेट सभी को पता है कि जिसको मेरे चेकिंग फास्ट लग रही होगी उसे क्या करना है, उसे पॉज करना है वीडियो को, अपने आंसर्स लिखने हैं, फिर चेक करना है। सो एब्सोल्युटली राइट इफ योर आंसर इज डी, because sender's address, date, receiver's address, subject, salutation, content, complimentary clause, ये सबका आना जरूरी है। Now second question, salutation आपने आइडेंटिफाई करना है। क्या है salutation, जल्दी से देखें आप। यस, ए। सो बेसिकली हम ये गाइड नहीं करते कि फॉर्मल लेटर में आप डियर लगाओ, ओनली सर और मैडम, बट यहाँ ऑप्शंस में लिखे हैं तो ए ऑप्शन को हम टिक कर देंगे। डेलिबरेटली आई डिड नॉट करेक्ट दिस, क्योंकि कई बार बच्चे ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि मैम सर और मैडम लिखा है और डियर है तो फिर क्या चूज करें। बट अगर इन सब में से ये ऑप्शन है तो यही लो, अगर अनदर ऑप्शन हो जिसमें सिर्फ सर मैडम हो, गो फॉर दैट। ओके, सो यहाँ ऑप्शन ए इज राइट आंसर। थर्ड क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। क्या रहेगा आपका, जल्दी से चेक करो। बिल्कुल सही, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। फेथफुली और ऑबिडियंटली तो आप वैसे भी नहीं लिखते हैं, खासतौर से वो नोन फॉर्मल एनवायरनमेंट में लिखा जाता है अगर कहीं यूज हो, अदरवाइज नहीं। सो योर्स ट्रूली। Okay, and then fourth question, choose the most appropriate subject for a letter to the editor to raise concern about careless gathering and violation of COVID protocol. So कई बार बच्चे सोचते हैं कि लेटर बड़ा सा लिखा हुआ आएगा तो ही उसके बेसिस पर होगा। अब ये लाइन में आपको एक छोटा सा कंसर्न दे दिया है, अगर आपको सब्जेक्ट लिखना हो तो क्या सब्जेक्ट लिखेंगे, जल्दी से देखो और मुझे बताओ। Yes, if your answer is A, then it is right answer. Regarding COVID बहुत वेग हो जाएगा। To create awareness about disaster management, तो ये disaster बहुत ही जेनेरिक हो जाएगा और यहाँ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी क्लियर नहीं है किसके लिए है। So A would be the right option. Next, choose the correct beginning for the above mentioned letter। क्या होनी चाहिए। सो यहाँ पे बहुत ही क्विकली देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा। थ्रू द एस्टीम कॉलम को आप टिक कर जाओगे। कई बच्चे गलती कर जाते हैं, इसको थ्रो समझ लेते हैं, बट यस, फिफ्थ का ऑप्शन सी इज राइट आंसर। सिक्स क्वेश्चन, इफ पीपल रिमेन अनअवेयर ऑफ द अबव दे मे एंड अप इनवाइटिंग। जल्दी से देखो क्या। जी, सो अगर अनअवेयर रहेंगे, कोविड से ही रिलेटेड है ये। अनदर पैंडेमिक तो नहीं होगा, वो वही है। हर्ड इम्यूनिटी भी नहीं है यहाँ पर, और फोर्स वैक्सीनेशन भी नहीं है। अनदर सर्ज ऑफ कोविड इन्फेक्शन, दैट मीन्स अनदर वेव। क्वेश्चन नंबर 7, टू कीप एवरीवन इन्फेक्शन फ्री पीपल शुड। क्या करना है, बियर वर्ड नहीं है यहाँ पर, क्या होना चाहिए, वेयर। अब इन दोनों में से क्या सही है आपका। ऑब्वियसली हैंड हाइजीन, क्या मेंटेन हैंड हाइजीन, क्या यहाँ पर सैनिटाइजर का यूज प्रॉपर आ रहा है, तो बी ऑप्शन वुड बी राइट ऑप्शन। सेवेंथ का ऑप्शन बी। एट्थ देखें जल्दी से, दिस पैंडेमिक हैज टॉट अस। क्या बताया है, जल्दी से रीड करो। ह्यूमन शुड रिलाई ओनली ऑन रीजन टू फाइट अगेंस्ट डिजीजेस। सो ऐसा नहीं है कि आपको गैदर ही नहीं होना है, प्रिकॉशनरी वर्क आपको ध्यान रखने हैं। लेबोरेटरी वर्क ये भी थोड़ा सा अजीब ही है। इंटरनेशनल फ्लाइट शुड बी बैन, कब तक आप सब कुछ बैन करते रहोगे। सो बेसिकली आपको रिलाई ओनली ऑन रीजन टू फाइट अगेंस्ट डिजीज, तो आपको उसी पैटर्न पे चलना है। क्वेश्चन नंबर 9 देखो जल्दी से। इसमें पूछा है पर्पस ऑफ राइटिंग लेटर टू एडिटर क्या है, तो जल्दी से रीड करो, मैं आपको बताती हूँ आपका आंसर क्या होगा।
हाँ जी, टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट सोशल इश्यूज और मैटर्स ऑफ पब्लिक कंसर्न। इसीलिए हम यहाँ पर लेटर टू एडिटर लिखते हैं एंड दैट इज द मेन पर्पस। बहुत बार कई जगह पर आपको क्वेश्चन आएगा, जैसे यहाँ है टू गेट सॉल्यूशन फॉर एन इंडिविजुअल प्रॉब्लम, तो एडिटर का काम आपको सॉल्यूशन देना नहीं है, एडिटर का काम सिर्फ आपकी वॉइस को रेज करना है। क्लियर? अब ये अनदर हमारे पास सेगमेंट है, इसको देखो और इसके आंसर करने शुरू करो। यू आर मोहिनी ऑफ महात्मा गांधी रोड, इसमें आपको नेम भी गिवन है, एड्रेस भी गिवन है, उसके अकॉर्डिंगली आपने यहाँ सब देखना है। यू फील इम्प्रेस्ड एट द इम्प्रूव परफॉर्मेंस ऑफ इंडिया एट ओलंपिक्स बट फील दैट फैसिलिटीज नीड टू बी इम्प्रूव्ड। सो लेटर टू एडिटर लिखना है। फर्स्ट क्वेश्चन, लेटर शुड रिफ्लेक्ट अ, क्या देखो क्या होना चाहिए, लेटर क्या रिफ्लेक्ट करे। अगर आप यहाँ पर ये देख रहे हैं इंडिया का जो ओलंपिक्स पे परफॉर्मेंस था, तो फैसिलिटीज इंप्रूव होनी चाहिए, तो आपको कंपैरिजन, एनालिसिस, कंक्लूजन देखना है, या डिडक्शन, आपको न्यू वर्ड यहाँ दिख रहा है, डिस्क्रिप्शन, डिडक्शन। सो डिडक्शन बेसिकली क्या होता है, डिडक्शन होता है आपका जब आप ऑलरेडी सजेस्टेड थ्योरी से चेक करते हुए मतलब मोर जनरल से स्पेसिफिक टर्म की तरफ जाते हो, वो डिडक्शन होता है। तो बेसिकली यहाँ कंपैरिजन होगा, उसका एनालिसिस होगा और कंक्लूजन निकलेगा, राइट। हमें एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है, ज्यादा डिटेल लॉन्ग जाना नहीं है। ऑप्शन ए वुड बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 देखो जल्दी से, सब्जेक्ट ऑफ द लेटर बी क्या होना चाहिए यहाँ पर। स्पोर्ट्स पीरियड इन स्कूल, या स्पोर्ट्स पर्सन, या माइंडसेट। नो, नीड ऑफ इम्प्रूवमेंट इन फैसिलिटीज इन स्पोर्ट्स, क्योंकि वहां पे बात हो रही है नेशनल लेवल की। क्वेश्चन नंबर 3, वन ऑफ द फीचर्स ऑफ राइटिंग अ लेटर टू एडिटर शुड बी। बताओ जी, क्या इसमें आपका आंसर आना चाहिए। जार्गन आप जानते हो ना, प्योर टेक्निकल टर्म्स नहीं, उनसे फिल नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए आपका वन ऑफ द फीचर ऑफ राइटिंग अ लेटर। यस, गुड रिफाइंड लैंग्वेज, ऑप्शन बी। यहाँ फ्लैटरिंग लैंग्वेज तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, और सबमिसिव एड्रेस भी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सो उस पर ध्यान रखते हुए आपने आगे बढ़ना है। फोर्थ क्वेश्चन, अ राइटर शुड नॉट बी वन ऑफ दीज व्हेन ही और शी इज हाईलाइटिंग एन इशू। तो क्या नहीं होना चाहिए राइटर को इनमें से, जल्दी से आप रीड करो ऑप्शन और मुझे बताओ कि क्या नहीं होना चाहिए। ऑब्वियसली राइटर को ब्रीफ लिखना है, टू द पॉइंट लिखना है। क्रिटिसाइजिंग अप्रोच कम होके अप्रिशिएटिव अप्रोच होनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी प्रॉब्लम्स नहीं बता सकते, लेकिन कंप्लेन नहीं करना है। अगर आप विदाउट सॉल्यूशन कोई चीज लिखते हैं, दैट इज कंप्लेन। तो ये कंप्लेंट लेटर नहीं है, ये लेटर टू एडिटर है। आपको सजेशंस उसमें देने होते हैं, तो ज्यादा राउंड अबाउट गोल 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 नहीं घूमना है। आपने टू द पॉइंट और जस्ट उसके अकॉर्डिंगली आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, पिक वन ऑफ द फॉलोइंग फीचर इन द लेटर विच अट्रैक्ट्स द अटेंशन ऑफ द एडिटर। क्या क्या आ जाता है यहाँ पर, देखो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखेंगे आप उसके अंदर। Absolutely right. The projecting of the situation with suggestions for further improvement. Right? Now, question number 6. The feature he or she should keep in mind to make it a model letter R. क्या होना चाहिए एक मॉडल लेटर के अंदर, कौन से पॉइंट्स हैं जिन्हें वो बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकता। ऑब्वियसली इररिलेवेंस वाला पार्ट आप देखेंगे नहीं, इनकोहेरेंस वाला पार्ट आप देखेंगे नहीं। अगर लेटर में बिल्कुल भी रेलेवेंट नहीं है तो उसको आप इंक्लूड नहीं करेंगे। फ्लुएंसी तो होना मस्ट है। फ्लुएंसी अगर एक रीडर रीड कर रहा है तो ऑब्वियसली बिना स्टेप में रुके या बिना किसी भी गैप के आप उसको रीड करते चले जा रहे हो बिना रुके, वो फ्लुएंसी होती है। तो वो राइटर की राइटिंग का कमाल होता है। तो यहाँ जो बेस्ट आंसर है दैट इज फॉर्मेट, कंटेंट, एक्सप्रेशन एंड presentation. So option D is right answer. Now seventh, what should comprise a subscription note? क्या होना चाहिए सब्सक्रिप्शन नोट किसे कहते हैं, उसमें क्या चीज आनी चाहिए। कॉम्प्लीमेंट्री नोट, सिग्नेचर एंड नेम ऑफ राइटर। लास्ट में जो आप एक कंक्लूडिंग स्टेटमेंट लिखते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री नोट लिखते हैं, थैंक्स का जो पूरा स्टेटमेंट लिखते हैं, फिर अपना सिग्नेचर करते हैं, अपना नाम लिखते हैं, उसके नीचे डेजिग्नेशन भी आता है। तो यहाँ और कहीं डेजिग्नेशन है नहीं, तो ऑब्वियसली आपका सिर्फ बी ऑप्शन को आप सिलेक्ट करेंगे। एंड हियर you are through with this particular sample.
example also, right? So let's move to another example now. Okay, so यहाँ पर आ जाते हैं अब हम. You are रोहिणी. जल्दी से इसको रीड कर लो और देखो कि इसमें आपको क्या कहा गया है. ठीक है, आपसे क्या पूछा गया है, जल्दी से देखो और फिर हम आंसर करेंगे. ठीक है, राइट. तो आई होप यहाँ तक अगर आप रीड कर चुके हो तो. यू आर रोहिणी ऑफ महात्मा गांधी रोड, बेंगलोर. You feel impressed at the improved performance of India at Olympics, but feel that facilities need to be improved. सॉरी, यहाँ पर है वही चीज लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चन में डिफरेंस है. जैसे कि द लेटर शुड रिफ्लेक्ट अ explanation, deduction and conclusion, right? और comparison, analysis and conclusion of the topic, ये एक क्वेश्चन उससे डिफरेंट है. आप देख लें जरा अगर तो पीछे रिवाइंड करके. तो इसमें रिफ्लेक्ट यही होना चाहिए कि आप जनरल से स्पेसिफिक की तरफ जाओ. सब्जेक्ट ऑफ द लेटर बी, नीड टू इम्प्रूव इंसेंटिव फॉर स्पोर्ट्स पर्सन. ओके, एंड सो रेगुलर यहाँ पर इम्प्रूव हो रहा है. लेकिन आप यहाँ देखोगे कि ऑप्शंस आपकी अलग अलग हैं. जैसे वन ऑफ द फीचर्स ऑफ राइटिंग अ लेटर टू द एडिटर शुड बी, बाकी सारी ऑप्शन थी. लेकिन यहाँ पर आपका जो थर्ड ऑप्शन है दैट इज हाईली फ्लैटरिंग एज लैंग्वेज कन्वेंशन. वन ऑफ द फीचर ऑफ राइटिंग अ लेटर शुड बी, क्या होना चाहिए? तो आप इस थर्ड क्वेश्चन को रॉन्ग कर दो. यहाँ पर इसको मत यूज करो. यहाँ फोर्थ क्वेश्चन आप देखना शुरू करो. अ राइटर शुड नॉट बी वन ऑफ दीज व्हेन ही इज हाईलाइटिंग एन इशू. सारे पॉइंट वही हैं लेकिन डी में राउंड अबाउट को इस तरह से लिख दिया, टू बीटिंग अबाउट द बुश एटीट्यूड. सो बेसिकली सेम लेटर भी देने का रीजन यहाँ ये है कि कई बार आपको लगता है अरे ये तो मैंने प्रैक्टिस कर रखा है और आप अपने उसी क्वेश्चन को देखते हैं, लेकिन स्टेटमेंट में थोड़ा बहुत फर्क होता है जिसकी वजह से आपका कहीं ना कहीं आंसर रॉन्ग हो जाता है. तो माय एडवाइस हियर इज टू रीड 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 एंड रीड. आप जब भी आंसर करने जाएं बिना उसको 2 से 3 बार पढ़े आप उसको क्रॉस चेक बिल्कुल मत, क्रॉस चेक करें और उसको बिना पढ़े आंसर बिल्कुल मत करें. सो किस चीज से एडिटर का अटेंशन जो है वो अट्रैक्ट होता है. यहाँ पर जल्दी से इसकी ऑप्शन पढ़ लो. बिल्कुल सही. उसकी टॉपिक के लिए उसकी नॉलेज क्या है? लाइक खाली फॉल्ट फाइंडिंग स्टेटमेंट तो नहीं है, राइट? तो आप यहाँ पर क्या इसका आंसर लिखेंगे? प्रेजेंटेशन से कोई लेना देना नहीं है, उसका कितना इलस्ट्रियस लैंग्वेज है ये कोई लेना देना नहीं है. मतलब आप बहुत ही बम्बास्टिक वर्ड्स का यूज कर लें और एग्जाम्पल्स दे लें, बड़े बड़े वर्ड्स को आप यूज करें वहां पर और इम्प्रेशन बनाने की कोशिश करें, लेकिन सॉल्यूशन कुछ हो ना तो वो भी यूजफुल नहीं है. और he is projecting the situation with suggestions and further improvement. हाँ, ये pick one of the following feature in the letter which attracts the, ठीक है, अटेंशन ऑफ द एडिटर. तो वो यही है कि सिचुएशन को प्रोजेक्ट करना सजेशंस के साथ और उनका इम्प्रूवमेंट भी बताना. नॉलेज अबाउट द टॉपिक बट ओनली फॉल्ट फाइंडिंग स्टेटमेंट. लाइक अगर आप सिर्फ प्रॉब्लम्स को ही हाईलाइट कर रहे हैं तो वो नहीं होगा. ऑप्शन सी वुड बी द राइट आंसर. सिक्स क्वेश्चन, द फीचर्स ही शुड कीप इन माइंड टू मेक इट अ मॉडल लेटर आर. तो वो हमने पीछे भी डिस्कस किया था. यहाँ भी आपका वही रहेगा. फॉर्मेट, कंटेंट, एक्सप्रेशन एंड फ्लुएंसी. ठीक है, तो फ्लुएंसी में ही आपका रेलेवेंस, कोहेरेंस एंड प्रेजेंटेशन आ जाता है. तो आप इसीलिए ऑप्शन सी को लेंगे. लास्ट क्वेश्चन से देखेंगे तो ऑप्शंस चेंज हैं, राइट? जस्ट अ मोमेंट. यस, तो कोहेरेंस, रेलेवेंस, प्रेजेंटेशन.
तो एक्सप्रेशन में आप फॉर्मेट तो ऑब्वियसली देखा जाएगा, कंटेंट भी आपका देखा जाएगा जो कि फ्लुएंट हो, राइट? तो हमारा सी ऑप्शन गया यहाँ से। लेकिन कंटेंट जो भी आप लिख रहे हैं, जितनी मर्जी फ्लुएंट राइटिंग है, अगर वो अकॉर्डिंग टू द टॉपिक रेलेवेंट नहीं है तो फिर आपके लिए वो यूजलेस हो जाएगा। तो 6 का ऑप्शन ए वुड बी द राइट आंसर। क्लियर? नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो यहाँ पर। ओके, सो आई होप आप लोगों ने ये रीड कर लिया हो। अगर पिछले वाली स्टेटमेंट में आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम लग रही हो तो आप जरूर पूछ लें। लास्ट लेटर में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। जो जानते हैं उन्हें पता है कैसे रीच करना है, राइट? और फिर भी मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ। फर्स्ट इज ए, देन सेकंड इज बी, थर्ड इज बी, फोर्थ इज डी, फिफ्थ इज सी एंड सिक्स्थ इज डी। आप उसे क्रॉस चेक कर लें। जहां भी दिक्कत रहेगी मुझे पूछ लेना। एंड देन क्वेश्चन नंबर 1, द वर्ल्ड मोस्ट एंडेंजर्ड एलिमेंट एनिमल्स आर ऑन द वर्ज। इसको रीड करो जल्दी से। क्वेश्चन 1 हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं क्या है। सो क्वेश्चन 1 है, हेल्प श्वेता टू सिलेक्ट अ कैची स्लोगन फ्रॉम द फॉलोइंग टू बी यूज्ड इन द लेटर। तो बताओ उसका क्या होगा कैची स्लोगन। डेंजरस टू हंट एंडेंजर्ड एनिमल्स, नो। यहाँ पर आप डेंजरस उस पर्सन के लिए बोल रहे हो जो हंटर है। तो बाकी दो आपको समझ आ रहे हैं कि रेलेवेंट नहीं है, बी एंड सी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। पिक सेकेंड क्वेश्चन देखो जल्दी से। करेक्ट ऑप्शन आपने चूज करना है जो कि हंटिंग एंड पोचिंग का कॉज हाईलाइट करती है। तो अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे सेकेंड क्वेश्चन के अंदर, तो आपका कौन सा ऑप्शन सही है, ए, बी, सी या डी? सी अगर देखेंगे तो इसमें हमारे सब एस्पेक्ट आ रहे हैं, जैसे कि मॉनेटरी नीड्स, रिलीजियस ऑब्लिगेशन के चलते, मेडिसिनल यूज के चलते, फूड के चलते। तो सारे ऑप्शंस हैं इसके अंदर, राइट? अब जैसे यहाँ एंटरटेनमेंट टू लाफ एंड मैरी एक जैसा ही है कॉन्सेप्ट, एक्सपोर्ट, इमिटेशन। सो ये सब चीजें नहीं है। कई बार क्या होता है बच्चा जैसे कंफ्यूज हो जाएगा, मान लीजिए यहाँ इसमें फैशन, हॉबी, टू शो ऑफ या पुअर लॉ एंड ऑर्डर। तो आप अगर यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे इसमें ऑलमोस्ट सारे पॉइंट्स कवर हो रहे हैं, राइट? और इस वजह से आप इसका सिलेक्शन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, मेनी वाइल्ड लाइफ एनिमल्स हेल्प मेंटेन द फूड चेन एंड फूड वेब बैलेंस। तो थर्ड में आपका आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही, डिस्टर्बेंस ऑफ इकोसिस्टम, दैट इज डी ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। Killing of animals resulting in spreading of deadly viruses. Select the virus that does not spread due to killing of animals. इनमें से कौन सा वायरस ऐसा है जो killing of animals से नहीं होता? And yes, आपने बाकी सबके नाम सुने हैं। This is anthrax. D option. Now fifth question helps Swetha to pick out an appropriate quote to write in her letter from the following. तो इनमें से कौन सा quote आप देखो, अगर नहीं रीड हो रहा तो मैं रीड कर देती हूँ। द क्लियरेस्ट वे इनटू द यूनिवर्स इज थ्रू अ फॉरेस्ट वाइल्डनेस. Some people talk to animals, not many listen though. That is the problem, by Winnie. In nature, nothing is perfect and everything is perfect, by Alice Walker. Wildlife is something which man cannot construct. Once it is gone forever. तो कौन सा ऑप्शन आपको सही लगता है? लास्ट पढ़ते ही आपको सारी सेंस क्लियर हो जाएगी और आप डेफिनेटली डी को सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि पहले तीन क्लियर सेंस को इंडिकेट नहीं कर रहे। हाँ, यहाँ आपको सेंसिटिविटी जरूर लगेगी, टॉक टू एनिमल बट नॉट लिसन। ओके, सो फिर भी आप उससे रिलेट, मतलब अपनी पूरी बात को कंक्लूड नहीं कर पाओगे ढंग से। सिक्स क्वेश्चन देखो, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन दैट हाईलाइट्स द इफेक्ट ऑफ हंटिंग एंड पोचिंग। क्या होना चाहिए इसमें से राइट आंसर? यस,
स्प्रेडिंग ऑफ वायरल डिजीज, एनिमल एक्सटिंक्शन एंड थ्रेट फॉर ह्यूमंस। तो ये आपका राइट आंसर है, 6 का ये ऑप्शन। नाउ लेट्स सी 7th क्वेश्चन, पिक आउट द बेस्ट सजेस्टिव ऑप्शन टू चेक इट फ्रॉम द फॉलोइंग। कौन सा होना चाहिए, जल्दी से रीड करो और देखो कि आपने सही चूज किया है या नहीं किया। बिल्कुल सही, एनफोर्समेंट होना चाहिए लॉज का, क्योंकि लॉज ऑलरेडी देयर हैं, इम्प्लीकेशन उनका स्ट्रांगली होना चाहिए। और यस, कुछ चीजों का तो बैन करना बनता है, लॉ एंड ऑर्डर स्ट्रिक्टली फॉलो होगा तभी ये चीजें क्लियर की जाएंगी। सो बैनिंग ऑफ थिंग्स दैट आर मेड फ्रॉम एनिमल एक्सट्रैक्ट्स। तो ये आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से इसका ये पॉइंट पढ़ लो इन द मैड रेस। People are missing human touch. They are emotionally and mentally disturbed by the devilish mobiles. So, first question. Choose a thought-provoking sentence from the following to be added in this letter. बताओ जी, जल्दी से कौन सा point आप इसमें add करने वाले हो? If your answer is A, it stumped our social growth, तो ये एकदम सही है, क्योंकि पूरा सोसाइटी पे इम्पैक्ट की बात हो रही है यहाँ। बहुत ही स्पेसिफिक ग्रुप हो गया है टारगेट, और यहाँ हेल्थ हो गया, यहाँ स्टूडेंट्स पे आ गया। तो डेफिनेटली आप जो सोशल ग्रोथ की बात कर रहे हैं वो इसमें आपका टारगेट होना चाहिए, ऑप्शन ए। सेकेंड देखें, सजेस्ट इन द करेक्ट ऑर्डर ऑफ ड्राफ्टिंग द लेटर अप टू द बॉडी ऑफ द लेटर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। तो जल्दी से देखो आंसर की, सोचो क्या होना चाहिए। Yes. Option D is right answer. Next question. Avinash touched upon the effects of mobiles on human lives in his letter. So आपको ये blanks complete करने हैं। जरा थर्ड में देखो क्या आएगा। Excessive use of mobiles affect health adversely या abruptly या additionally या advantageously। तो C और D तो आपको समझ आ रहा है कि है ही नहीं, लेकिन एब्रप्टली होता है ऑल ऑफ अ सडन, ओके, अचानक से शॉकिंगली किसी चीज का होना, लेकिन यहाँ पर हम बता रहे हैं कि एडवर्सली अफेक्ट कर रहा है। सो थर्ड का ऑप्शन ए वुड बी द राइट ऑप्शन। फोर्थ में देखो, देयर इज हिंड्रेंस इन द ग्रोथ ऑफ टेंडर एंड क्रिएटिव माइंड्स। ओके, सो यहाँ पढ़ के आपको समझ आ जाएगा क्यों क्रिएटिव राइट है। चिल्ड्रन लूज देयर एबिलिटी ऑफ व्हाट, फिफ्थ में क्या लिखेंगे आप? सेल्फ रिलायंस, खुद पे सेल्फ रिलायंस, एक्चुअली सेल्फ एस्टीम, सेल्फ सेटिस्फेक्शन और सेल्फ डिपेंडेंस का कॉम्बिनेशन है सेल्फ रिलायंस। उसमें इमोशनल होलिस्टिक अप्रोच को कवर करते हैं सेल्फ रिलायंस के अंदर। और अगर आप लोगों ने इंडियन इकोनॉमी पढ़ा है तो ये टॉपिक थोड़ा और ज्यादा क्लियर हो जाएगा आपको, कोई ऑप्शन नहीं रहेगी। तो फिफ्थ का डी इज राइट आंसर। सिक्स देखो, here is the line taken from the letter drafted by Avinash. Select supply a suitable option in the blank to make the sentence appealing. सॉरी अगर आप लोगों को कहीं से कहीं तक पढ़ने में दिक्कत हो रही हो, क्योंकि मैंने बहुत ही जल्दी ये पीपीटी कन्वर्ट किया है इसको। बस यही था कि आप लोगों को थोड़ा बहुत हेल्प मिल जाए। तो सिक्स का आंसर होगा स्लेव्स। टीनेजर्स हैव बिकम स्लेव्स। बॉसेस तो हुए नहीं, बेट होता है चारा किसी तरह का होना, कल्प्रिट नहीं, तो स्लेव्स हो चुके हैं इस गैजेट एरा। ठीक है, नाउ वी मूव टू आर्टिकल राइटिंग। तो आर्टिकल राइटिंग की अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन बच्चों को रहती है जब उनको कंक्लूजन देना होता है या कोई ऐसी स्टेटमेंट लिखनी होती है जहां वो प्रॉपर कंक्लूड नहीं कर पा रहे हैं, उसके टाइटल को नहीं सोच पा रहे हैं। तो कोशिश करती हूँ अगर आपका यहाँ से मैं कुछ हेल्प कर पाऊँ। ठीक है, आपने रीड कर लिया, अनुभव अभिलाषा नाम दिया है, क्लास 12 के स्टूडेंट हो। यंग चिल्ड्रन, रैग पिकिंग, टी स्टॉल वर्किंग एट टी स्टॉल्स, लेबरिंग, इन सब चीजों को देख के आपको समझ आ रहा है चाइल्ड लेबर के ऊपर बात हो रही है, पॉवर्टी के ऊपर बात हो रही है। आपने मेजर कॉजेज हाईलाइट करने हैं और उनके रिपोकशंस सोसाइटी पे डिस्कस करना है। तो जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन में, फॉरगेट अबाउट दिस जो इनका ये रॉन्गली यहाँ पर लिखा हुआ है, आप यहाँ देखो मोस्ट ऐप्ट टाइटल क्या होना चाहिए इस आर्टिकल का।
बिल्कुल सही। चाइल्ड लेबर एंड अनडाइंग इविल। आप सोचो अगर कि ये पूरी तरह से खत्म हो गया है, नहीं, आपको जरूर दिख जाएगा कहीं ना कहीं। राइट, तो चाइल्ड लेबर की ही हम बात कर रहे हैं। ऑप्शन बी, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, यानी ये ए था, नाउ दिस इज बी। ये बताओ जल्दी से, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन राइटली स्टेट द कॉजेज ऑफ प्रॉब्लम। किस चीज से आपको कॉजेज पता चल रहे हैं प्रॉपर्ली? ठीक है। सो इफ योर आंसर इज ए, देन इट इज एब्सोल्युटली राइट। सोसाइटी में जो वैल्यूज का डिग्रेडेशन होते जा रहा है, पॉवर्टी बढ़ती जा रही है, इनइक्वालिटी बढ़ रही है, उसकी वजह से बिजनेसमैन ग्रीड का इंक्रीज होना और लोगों में जिनको बेनिफिट्स मिल रहे हैं उनमें ही अवेयरनेस की कमी होना, दैट इज अ मेजर प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन बेस्ट डिस्क्राइब्स द इफेक्ट्स ऑफ सच एन इविल। जल्दी से रीड करो यहाँ तक, ए बी सी डी। अगर नहीं रीड हो रहा है प्लीज पॉज कर लो वीडियो को, थोड़ा सा कर लो काम, फिर क्रॉस चेक कर लेना। मैं भी रीड कर देती हूँ। यस, सो persistent poverty, lack of development, social unrest, increase in crime rate, ये आपका परफेक्टली डिफाइन करता है इफेक्ट्स इस इविल के। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस बेस्ट डिस्क्राइब द वे टू एलिमिनेट सच इविल्स। कौन सी चीजें आपको इस इविल को खत्म करने में डिस्क्राइब करती हैं बेटरली? जी, both A and B, by providing free education, free meal, and by punishing the business firms that employ children in hazardous industries. राइट, बच्चों को पनिश करके क्या होगा? अगर जो लोग के घर में काम ही करने वाले बच्चे हैं या उनको फोर्स किया जा रहा है, तो यहाँ तो और उनके लिए वर्स्ट हो जाएगा। सो बोथ ए एंड बी। ऑप्शन डी। व्हाट वुड मेक दिस आर्टिकल कंप्लीट? क्या चीज से ये आर्टिकल कंप्लीट होगा? जल्दी से देखो। यस, सो पहले टाइटल, फिर उसके नीचे बाय लाइन, फिर इंट्रोडक्शन आप देंगे, प्रॉब्लम का कॉज बताते हैं, इफेक्ट बताते हैं, उसकी सॉल्यूशन देते हैं, देन कंक्लूजन। बाकी सब में आप देख रहे हो ये चीजें जो है मिसिंग है, राइट? तो नेक्स्ट जल्दी से रीड करो, नेक्स्ट जल्दी से रीड करो और देखो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आती है आपको। So, आपको नाम दिया गया है अमित अमिता, a student of class 12th, and you feel that increasing environmental pollution is a cause of concern और ह्यूमन हेल्थ को अफेक्ट करना शुरू कर दिया है। तो आपने मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइटल ढूंढना है इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए। ये आपके पास चार ऑप्शन है, ABCD। जल्दी से रीड करो और मुझे बताओ कि यहाँ क्या सोच रहे हो आप आंसर। Yes, if you have chosen pollution and human existence, absolutely right. Choose the option that states causes of pollution. इसमें से आप किस चीज को बोलेंगे कि causes of pollution well defined हैं? Correct. Option B is right answer. Let's move to next slide. Question number 3. What can be a way of controlling population? इनमें से क्या तरीके हो सकते हैं pollution create करने के? Sorry if I tell if I spoke population. बिल्कुल सही। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के थ्रू अगर हम चलें तो उससे देखा जा सकता है कि हमें ये भी तो ध्यान रखना है ना कि आने वाले टाइम में सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट आप सबको पता होगा, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द फ्यूचर नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन, like need of the present generation, keeping something for future generation as well. So सस्टेनेबल डेवलपमेंट में पॉल्यूशन कंट्रोल और कंजर्वेशन इन सबको कवर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ो जल्दी से। So effects of pollution can be observed in the form of ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज। एब्सोल्युटली राइट आंसर। जल्दी से फिफ्थ का फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ो, फॉरेस्ट प्रीसीड मैनकाइंड एंड डेजर्ट्स फॉलो। ये आपको पता होगा 11th में आप लोगों ने अगर ये चैप्टर पढ़ा हो तो उसमें भी ये स्टेटमेंट है कि ह्यूमन बीइंग से पहले फॉरेस्ट आए थे, डेजर्ट ह्यूमन बीइंग के एवोल्यूशन के बाद आया है। तो पहली स्टेटमेंट हमें पता चल गई सही है।
सेकेंड इन्होंने कहा ह्यूमन एक्टिविटीज जो है आर फोकस्ड ऑन थॉटलेस कंजम्पशन ऑफ रिसोर्सेज, राइट। तो ये भी सही स्टेटमेंट है और इसको कहीं ना कहीं रिलेट कर रही है और इसका रीजन भी एक्सप्लेन कर रही है। तो अगर यहाँ पे आप ऑप्शन सारी देखोगे, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर कि दोनों की दोनों ट्रू हैं और दोनों ही डायरेक्टली रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, व्हाट गोज अंडर द पॉट नाउ कॉस्ट मोर देन व्हाट इज कुक्ड इनसाइड। सो क्या इम्प्लाई करता है ये अंडर द पॉट, दैट मीन्स फ्यूल जो यूज हो रहा है। और ये अगर आप लोगों को याद हो 11th क्लास का ये चैप्टर, तो फायरवुड की बात की गई है। ये बहुत मतलब अगर कोई वुड्स वगैरह को यूज करके बना रहा है तो दैट इज मच कॉस्टलियर देन द फूड विद कुक, क्योंकि उसका तो इम्पैक्ट हम जनरेशन में भी देख रहे हैं। आई होप अब तक आपको ये चीजें बहुत कहीं ना कहीं हेल्प कर रही होंगी। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं, क्योंकि आर्टिकल्स में 4-5 लेकर आई हूँ। आप लोग जल्दी जल्दी पढ़ो, मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ और फटाफट से आपको बताती चली जाऊंगी अब क्या आंसर है। तो पॉज कर लो, रीड कर लो, आंसर लिख लो। विच अमंग्स द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द कॉजेज ऑफ डिजिटल डिवाइड। डिजिटल डिवाइड आप जानते हो, यहाँ डेफिनेशन दे रखी है, अनदर फॉर्म ऑफ इनइक्वालिटी, जहाँ बहुत सारे लोगों को टेक्नोलॉजी का एक्सेस है लेकिन बहुत सारे से भी बहुत सारे लोग हैं जिन्हें टेक्नोलॉजी का एक्सेस नहीं है। 2020 में आप सबने ये देखा। तो कौन सी चीज बेस्ट डिस्क्राइब करती है, और यहाँ पर हमारा जो आंसर है दैट इज ए, पॉवर्टी, रिमोट लोकेशन, अनएम्प्लॉयमेंट एंड डिजिटल इलिटरेसी। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, हाउ हैज दिस डिवाइड नेगेटिवली अफेक्टेड, ये जो डिजिटल डिवाइड की बात हो रही है, द स्टूडेंट्स इन दीज ट्राइंग टाइम्स। बताओ जी। बिल्कुल सही, ऑप्शन बी, इट हैज फर्दर डिप्राइव्ड द ऑलरेडी डिप्राइव्ड स्टूडेंट्स ऑफ पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। ऑल्दो हमारे आगे पिक्चर कुछ डिफरेंट है, लेकिन अगर आप बैकवर्ड एरियाज में देखो तो entirely different है। Next question number 5 read करो, what can be concluded about digital education in the present circumstances। जल्दी से देखो यहाँ पे। Yes, so option A is right answer, it can be used as an aid in physical classroom but over reliance on it is not viable। ठीक है, तो ओवर रिलायंस गड़बड़ हो जाएंगी। एंड देन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन पॉसिबली ब्रिज दिस वाइड डिवाइड, इस वाइड गैप को कौन फिल कर सकता है, क्या चीज फिल कर सकती है। प्रोविजन ऑफ फ्री यूनिवर्सल इंटरनेट एक्सेस एंड लो कॉस्ट डिवाइसेस। ऑब्वियसली इस समय जैसे एक पॉइंट ऑफ टाइम पे ये फील हुआ था कि इलेक्ट्रिसिटी ऑल ओवर द वर्ल्ड होनी चाहिए और उसके लिए वर्क किया जा रहा है। सिमिलरली यूनिवर्सल इंटरनेट एक्सेस ऑल ओवर द वर्ल्ड होना चाहिए, सो दैट ये जो पूरा वर्ल्ड है वाकई एक स्मॉल राउंड वर्ल्ड में कन्वर्ट हो जाए। क्वेश्चन नंबर 7 जल्दी से देखो। हाँ जी, दे वर ऑलमोस्ट कट ऑफ फ्रॉम स्कूलिंग, एलिमेंट्री एजुकेशन ड्यूरिंग द पैंडेमिक, क्या इफेक्ट हुआ था, ऑलमोस्ट कट ऑफ। क्वेश्चन नंबर 8, द डिजिटल डिवाइड इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ आर डीप लाइंग, जो हम लोगों में बहुत टाइम से डीपली परसिस्ट कर रही है, दैट इज इनइक्वालिटीज। क्लियर। तो यहाँ पर आकर आई होप आपको काफी क्लैरिटी हुई होगी कि कैसे दो सिमिलर चीजों में से आप आंसर को अलग करते हैं, राइट। तो जल्दी से इसको पढ़ लो आप, जीवन इज वेरी मच पजल्ड। क्विकली। ठीक है, so Jeevan is very much puzzled at the typical behavior of teenagers। Question number 1, suggest Jeevan a suitable title for his article from the following option। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, जल्दी से देखो। Yes, strange trends of youth and negligent attitude of parents। Okay, यहाँ टीनेजर्स का क्वेयर एटीट्यूड नहीं कहोगे आप, क्योंकि हम टिपिकल बिहेवियर टीनेजर्स के बारे में बात करने जा रहे हैं। पेरेंट्स की पेम्परिंग, सब पेरेंट्स पेम्पर नहीं करते, हेयर स्टाइल का कोई सेंस ही नहीं है यहाँ पर, सब पेरेंट्स का ऑड बिहेवियर नहीं है। सो बेस्ट एटीट्यूड, जो नेग्लिजेंट एटीट्यूड है वो कहीं ना कहीं एक पार्ट पे नेग्लिजेंट
दिखती है, चाहे उनके पर्सनल स्पेस में दिखे, उनके प्रोफेशनल, सोशल या एक मेंटल स्पेस में दिखे, तो कहीं ना कहीं हमें नेग्लिजेंस दिखेगी. सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. हेल्प जीवन इन सिलेक्टिंग एन एप्ट लाइन फॉर द आर्टिकल फ्रॉम द फॉलोइंग. क्विक. So 5, 4, 3, 2, 1. Yes, option A is right answer. The relation between parent and child should be like gardener and garden. Philosophical thought. Now, question number 3. Suggest even to include one better option to put in his article among the following. इसमें से क्या लिखा जा सकता है? जल्दी से देखें. सिंपैथी तो हमें खैर कहीं भी नहीं दिखानी चाहिए. हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग आप सब जानते ही हो, हर समय आपके पीछे पड़े रहने से क्या होता है, रिगरस पनिशमेंट भी कहीं वर्क नहीं करती. अगर वो ओवर सेंसिटिव चाइल्ड है उसके साथ तो बिल्कुल ही वर्क नहीं करेगा. सो एम्पैथी वर्क्स व्हाइल डिसिप्लिनिंग टीन्स. दैट मींस पुटिंग फुट इन देयर शूज. सो ऑप्शन बी इज राइट आंसर. Okay, now question number 4. Supply a suitable word from the given option to make the following sentence meaningful. जल्दी से बताओ fourth में आप क्या लिखने वाले हैं? Adapt, adopt, adapt, accustom. I would like you to search dictionary, and here answer is search its meaning in dictionary, and here answer is option A. क्योंकि कुछ कुछ आप खुद से जब कोशिश करेंगे तो वो याद भी रह जाएगा. जल्दी से एक स्लोगन दे दो जो इस आर्टिकल को सूट करे. करेक्ट. ऑप्शन बी अगर आपकी सोच है तो बिल्कुल सही है. कई बच्चे ए और बी में कंफ्यूज हो रहे होंगे, तो यहाँ पे सारा यूज स्पॉइल नहीं है, प्लीज ध्यान रखना. और हम कभी भी ऑल के टर्मिनोलॉजी में बात नहीं करते, हम हमेशा मेजोरिटी के कंटेक्स्ट में बात करते हैं. 6 क्वेश्चन देखो जल्दी से. करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग. हाईलाइट द स्ट्रेंज टेंडेंसी ऑफ यूथ. ए ऑप्शन, बी, सी, डी. देखो जल्दी. So, if your answer is C, you are absolutely right. कहीं किसी को किसी आंसर में प्रॉब्लम हो, please do put your question or query in comment section. I will reply to each and every student. And question number 7, देखो जल्दी से. Select an option that holds responsible for this problem. Yes, option D is right answer. Parents, social networking media, and then reality shows. So basically आप यहाँ पर इस चीज को. Next is answer any 6. Okay. Sony is embarrassed at the alarming rising prices and wishes to write an article for the school magazine. So help her in suggesting a suitable title. Question number 15. A, B, C और D. क्या लिखेंगे आप इसमें से? बिल्कुल सही. थ्रेट टू सैलरीड पीपल बहुत ज्यादा एक स्पेसिफिक ग्रुप को टारगेट कर दिया हमने. सभी के लिए थ्रेट है भाई. और सोरिंग प्राइस कॉजिंग सोर्स प्राइस राइज अ थ्रेट टू हाउसवाइफ, वो भी नहीं है, तो यहाँ पे प्राइस राइज वुड बी राइट. सिंपल एंड कॉम्पैक्ट. 16 देखो. सिलेक्ट अ सुटेबल फ्रेज फ्रॉम द फॉलोइंग टू पुट इन द आर्टिकल. क्या होना चाहिए? रीलिंग, ड्विंडलिंग, ग्रोइंग. आपको मीनिंग पता होंगे, जिनको नहीं पता वो देख सकते हैं. स्पायरलिंग प्राइसेस बिल्कुल सही है. स्पाइरल वे में चलता है प्राइस. जब भी इन्फ्लेशन बढ़ती है वो हमेशा कॉस्ट ऑफ एंटरप्राइजेस या लेबर को भी कॉस्टली करती है, हर रॉ मटेरियल को कॉस्टली करती है, जिसको बीटअप करने के लिए फर्दर उनके प्रोडक्ट्स के, सर्विसेज के प्राइसेस को हाई करना पड़ता है, और ये एक स्पाइरल की तरह चलता चला जाता है. इसे वेज प्राइस स्पाइरल भी कहते हैं. क्वेश्चन नंबर 17 देखो. हेल्प सोनी इन चूजिंग एन ऐप बिगिनिंग फॉर हर टाइटल, सॉरी आर्टिकल. क्या बिगिनिंग है ऐप? स्काई पैराशूटिंग नहीं होगा, जेट जूमिंग भी नहीं होगा. स्काई रॉकेटिंग इज द राइट टर्म टू टेल अबाउट इन्फ्लेशन और इंक्रीजिंग रेट. ओके. नाउ प्राइजेस ऑफ एसेंशियल. ये 18, 19, 20 आप इसमें से फिल करेंगे. जल्दी से रीड करते चले जाओ. तो 18 में आएगा आपका ऑप्शन सी, एसेंशियल कमोडिटीज.
क्योंकि प्लूरल और सिंगुलर का फर्क आपको ए और सी में दिख रहा होगा। 19 में देखो फ्रीक्वेंटली क्या हो रहा है, हाइट, ठीक है, पैसिव वॉइस है आपका यहाँ पर। ये कॉन्टिन्यूअस टेंस में मत लिख देना, उसको समझ लेना। कॉजिंग पैनिक अमंग द, बताओ किस में आ रहा है पैनिक, कंज्यूमर्स, तो हर कोई कंज्यूमर है, राइट। कस्टमर खाली लिखोगे दैट इज सेट ऑफ कंज्यूमर्स, ओके, तो वो एक बहुत शॉर्ट टर्म है, वो सही नहीं होगा। एनीबडी, एक कंपनी भी कंज्यूमर हो सकती है, गवर्नमेंट यूनिट भी कंज्यूमर हो सकती है, प्रोड्यूसर भी कंज्यूमर हो सकता है, तो हर कोई अपने अपने पार्ट पे कुछ ना कुछ कंज्यूम कर रहा है, ठीक है, उसके बिहाफ पे आपने ये लिखना है। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 21 रीड कर लो। If your answer is D, it is absolutely right. Okay, now next. Santosh is annoyed at temperature level shooting up day by day and decides to write an article. Batao ji, guide him in picking up the suitable option of the correct order to be followed. क्या होना चाहिए? बिल्कुल सही। टाइटल, फिर बाय लाइन, इंट्रोडक्शन, टॉपिक का डेवलपमेंट, समिंग अप एंड कंक्लूजन। बहुत सारे बच्चों को लगेगा कि समिंग अप और कंक्लूजन एक ही बात होती है। समिंग अप होता है जब आपने पूरा डिफाइन कर दिया, उसमें से जो आपके मेन पॉइंट्स आपने हाईलाइट करे हैं उसे एक बार से रीफ्रेम करना डिफरेंट वर्ड्स में और फिर अपनी स्टेटमेंट को कंक्लूड करना। सो समिंग अप इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 23, पिक आउट करेक्ट ऑप्शन ऑफ अ कैची स्लोगन फॉर हिज आर्टिकल फ्रॉम द फॉलोइंग। पढ़ू जी इसको जल्दी से। हाँ जी, so global warming is a global warming, global warming is a global disaster, global warming is a threat to mankind. मैनकाइंड नहीं, सभी को ही है। ए और बी ऑप्शन थोड़ी सी मिली जुली सी है, तो यहाँ पर आप 23 का ऑप्शन सी जो है वही लिखेंगे, इट इज अ ग्लोबल डिजास्टर, राइट। सो नेक्स्ट पे चलते हैं 24। 24 में बताओ, आपने हाईलाइट करने हैं कॉजेज ग्लोबल वार्मिंग के, तो क्या लिखने वाले हैं 24 में? Yes, so it is absolutely right. Deforestation, CO2 का बढ़ना, इंडस्ट्रियलाइजेशन का बढ़ना, that is D. एयर कंडीशंस अगर ज्यादा यूज हो भी रहे हैं तो वो तो गैसेस और हार्मफुल इफेक्ट्स ही शो हो रहे हैं ना, यहाँ फॉरेस्टेशन रॉन्ग है, ठीक है। सो डी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, पिक आउट द वन ऑप्शन दैट डजंट कम अंडर द इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। जल्दी से देखो कौन सी चीज नहीं आई है। ड्विंडलिंग ऑफ सी लेवल, ठीक है, बाकी तो सभी कुछ आप देख रहे हैं ये ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट में आ चुका है। फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल ऑप्शन टू कंप्लीट द कंक्लूडिंग पैरा। बताओ जी जल्दी से। ग्लोबल वार्मिंग इज अ माइंड बोगलिंग, ठीक है, तो 26 का ए। एंड देन डैश स्टेप्स टू बी टेकन सीरियसली। बताओ जल्दी से 27 में क्या लिखेंगे आप? प्रिवेंशन, प्रिवेंट, प्रिवेंटिव और प्रीमेच्योर। प्रिवेंटिव स्टेप्स, तो ये बिल्कुल ध्यान रखना कि आपके जो फिगर ऑफ स्पीच है वो भी इवैल्यूएट की जा रही है, तो थोड़ा सा आपको एडजेक्टिव, एडवर्ब, नाउन, वर्ब इन सबकी नॉलेज होनी जरूरी है। एवरीवन मस्ट एनकरेज यूसेज ऑफ डैश एनर्जी रिसोर्स, एनर्जी सोर्सेज। 28 में देखो क्या होगा। बिल्कुल सही, नॉन कन्वेंशनल, राइट। नेक्स्ट, by 2050, India will be among the countries which will face acute water shortage. Brijesh is highly alarmed and terrified. So उसने आर्टिकल लिखा है, आप जरा देखें उसको। क्वेश्चन नंबर 29 क्या लिखने वाला है वो? डैश टूवर्ड्स द मिसयूज। बताओ क्या आना चाहिए? हाँ जी, so human carelessness towards the misuse of water, carelessness ही जाएगा क्योंकि careless attitude होता है वो। एंड दैट शॉर्टेज, acute shortage, तो यहाँ पर हम ये दोनों तो बिल्कुल ही गलत है और यहाँ acute लिख भी लेते हैं, तो human scarcity कोई सेंस नहीं है यहाँ पर। तो डी ऑप्शन इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 देखो, सिलेक्ट एन अप्रोप्रिएट टाइटल फ्रॉम द फॉलोइंग फॉर ब्रिजेश आर्टिकल। बताओ जी क्या लिखोगे इसमें 30 में से? तो यहाँ पर हम सेविंग की बात कर रहे हैं,
वो ज्यादा सही है। आर वी रियली डूइंग हम नहीं इतना लिख सकते, प्रेफर यही किया जाता है कि सेंटेंस में ना ही हो आपका टाइटल तो ज्यादा बेटर है, एक फ्रेज होना चाहिए। और हेल्पिंग वर्ब जिसमें से अवॉइड करो तो अच्छा है। कंक्लूडिंग स्टेटमेंट हो सकती है वो, बिगिनिंग स्टेटमेंट हो सकती है वो, लेकिन टाइटल नहीं हो सकता, राइट। क्वेश्चन नंबर 31, जल्दी से पिक्चर देखो और आपको क्या लगता है कि अगर इस आर्टिकल के ऊपर हमें कोई पिक्चर लगानी ही हो तो कौन सी लगाएंगे। तो अगर आप ध्यान से देख रहे हो इन सब में पानी है, बच्चे वहीं से ये मंकी वाली पिक्चर सिलेक्ट कर लेंगे, लेकिन थोड़ा डीप देखोगे तो यहाँ क्या दिख रहा है, एनिमल्स को वाटर बॉटल की जरूरत नहीं होती, यू नो ही इज ऑल्सो लुकिंग फॉर। सो कहीं रिवर सोर्स, वाटर सोर्स वगैरह पॉल्यूट हो चुके हैं या उनमें पानी नहीं है, एसिडिफाइंग हो चुका है, तो इस वजह से हम इस पिक्चर को देखेंगे तो बहुत डीप बोलती है ये पिक्चर। एंड बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नाउ 32, डू इट quickly. Which of the following quotes can Rajesh use to summarize the central idea? I hope आप में से लोग बोर नहीं हो रहे होंगे, हो भी रहे हो तो आई एम नॉट सॉरी फॉर दैट, क्योंकि प्रैक्टिस करने के लिए इतनी तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बच्चों आपको। स्टिल देखो जल्दी से 32 में। हाँ, so water is life's matter and matrix, mother and medium, there is no life without water. ये अच्छा लग रहा है। वी नेवर नो द वर्थ ऑफ वाटर, जानते तो थे लेकिन हमने ध्यान नहीं दिया। व्हेन द वेल इज ड्राई वी लर्न द वर्थ ऑफ वाटर। ओके, प्योर वाटर इज वर्ल्ड फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मेडिसिन। हाँ ये सच है लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट में नहीं जाती। सो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 32 का ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 33 देख लो जल्दी से, यहाँ पर आपको की पॉइंट्स दे रखे हैं, आपने अप्रोप्रिएट ऑप्शन सर्च करनी है और वो मेंशन करना चाहता है आर्टिकल में, तो क्या करेगा। आई एम गिविंग यू टाइम, जस्ट डू इट फास्ट। यस, तो अगर आपने पढ़ लिया हो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। डाउट हो किसी भी ऑप्शन में तो पूछ लेना मुझसे कमेंट सेक्शन के थ्रू। क्वेश्चन नंबर 34 देखो, पिक आउट अ राइट स्लोगन टू बी यूज्ड इन द आर्टिकल। कौन सा स्लोगन एकदम सही है। Absolutely right. Today's wastage, tomorrow's shortage. It is just like um, electricity saved is electricity earned. तो उसी तरीके से है, ये राइट स्लोगन है। बर्न टू लिव नॉट टू डाई, ये भी नहीं। सेव नेचर, नेचर सेव्स यू। तो बेसिकली यहाँ पर जो अगर हम कंजर्वेशन से रिलेटेड और वाटर वेस्टेज को हाईलाइट कर रहे हैं, ये आपका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 35 देखो जल्दी से, यहाँ पर आप क्या लिख रहे हैं। वाटर इज elixir of life, absolutely right. Water is elixir of life, एकदम सही आंसर। लास्ट आपका पैसेज है, अंतिम पैसेज, इसको जल्दी से एक बार देख लो। इसको करने का तरीका ये है कि आप क्लिक कर लो, पॉज कर लो, और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे है ये आपका पैलेंटोलॉजी। जो लोग फ्रेंड्स देखते हैं उन्हें पता होगा कौन होते हैं पैलेंटोलॉजिस्ट। और बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग पैराग्राफ है। आप इसके बेस्ड क्वेश्चन हैं आपको पूछे गए हैं, तो इसको स्क्रीनशॉट लेकर रीड कर लो। नेक्स्ट स्लाइड कर रही हूँ मैं, अच्छे से रीड करके पॉज करके फिर आप इसके क्वेश्चन वाले सेक्शन पे आना, राइट। मैं डायरेक्ट इसके क्वेश्चन सेक्शन पे पहुंच जाती हूँ। और कंसीडरिंग दिस कि आप ये पैराग्राफ रीड कर चुके हैं, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज है ये, तो एक बार अच्छे से इसका स्नैपशॉट ले लो। ओके, अब इसके क्वेश्चंस हैं यहाँ पर, जल्दी से इसे रीड करना शुरू करो। और देखो कि आप समझ पाओगे या नहीं। तो अगर कंसीडरिंग दिस कि आप इसको पढ़ चुके हैं और आप इसको पढ़कर पूरा देख चुके हैं, तो मैं ये क्वेश्चन आपसे डिस्कस कर रही हूँ। क्वेश्चन 1, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट निएंडरथॉल्स इज ट्रू। क्या है इनके लिए सही स्टेटमेंट। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, दे इवॉल्व्ड इन अफ्रीका एंड स्प्रेड आउट टू एशिया, यूरोप,
right answer. नहीं, sorry. They evolved in Africa and spread out to Asia and Africa लिखा हुआ है वहां पर बेटा स्टेटमेंट में, तो यहाँ यूरोप गलती से हो गया है, यहाँ अफ्रीका होना चाहिए, एशिया एंड यूरोप। आप एक बार पैराग्राफ में इसको सर्च कर लो, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, द टेंडेंसी टू वेज वॉर इज both B and C, that is D option. Now question number 3, conflicts over hunting grounds were caused by, बताओ जल्दी से। Rising number of predators, right answer. Cooperative aggression means, cooperative aggression का क्या मीनिंग होता है यहाँ पर, आप पढ़ चुके होंगे तो आपको समझ आएगा, ऑप्शन ए ज्वाइनिंग टुगेदर टू अटैक। क्वेश्चन नंबर 5, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस शोज द निएंडरथॉल्स वर, कौन थे वो लोग, बताओ। 5 का वॉयलेंट, ओके, ह्यूमन बींग्स ही थे, लेकिन वॉयलेंट थे बिकॉज आप जानते ही हो कि सबसे पहले अगर पैराग्राफ आपने रीड किया होगा तो हम सबके सब हंटर्स ही थे, एग्जिस्टेंस हमारा कहीं ना कहीं हमें फाइट करना पड़ा उसके लिए, और होमोसेपियन से कैसे अलग थे निएंडरथॉल्स। In prehistoric wars, parts of the body that frequently sustained severe injuries were, कौन-कौन सी थी वो? Correct, head and arms. Okay, यही सबसे ज्यादा यूज होती थी। Question number 7, in the conflict between Neanderthal and Homo sapiens are, क्या डिफरेंस है इनमें सबसे ज्यादा? The latter ultimately won after a long struggle. Homo sapiens जीते थे, ठीक है। The word fascinate in the second para means, क्या है इसका मीनिंग? Correct, to arouse interest. Next, which of the following image shows big game? यहाँ पर big game कहाँ show हो रही है? Correct. So option D, big animals are hunted. आप देख रहे हैं यहाँ पर, that is why it is a big game. Question number 10, which of the following does paleontology deal with? क्या होती है आपको अब तक पता चल गया होगा, study of fossils. So this is right answer. Okay. तो यहाँ तक हमने कोशिश की आपके पास राइटिंग स्किल्स, रीडिंग स्किल्स और राइटिंग स्किल्स में भी नोटिस, एडवर्टीजमेंट, आर्टिकल, लेटर राइटिंग इंक्लूडिंग पैसेज लेके आने की। कल मेरी कोशिश रहेगी कि आपको लिटरेचर के कुछ क्वेश्चंस मिल जाएं, और आई होप ये आप लोगों के लिए यूजफुल रहा हो। अगर है तो कमेंट सेक्शन में जरूर हमें बताना कि आपके लिए कैसे यूजफुल रहा, अपना स्कोर भी मेंशन करना, ठीक है। टेक केयर बेटा, गॉड ब्लेस यू, ऑल द वेरी बेस्ट।